थर्मोडायनामिक रीनल सिस्टम जो है हमने पास से ही करना है, बुक से करना बहुत मुश्किल काम है भाई। फिल्ट्रेशन प्रेशर, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज फिल्ट्रेशन प्रेशर, हाउ डज ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर टेक्स प्लेस। फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है, इसको हमने ऐसे डिफाइन करना है, नेट प्रेशर दैट फोर्सेस फ्लूइड थ्रू ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन इनटू बोमेंस कैप्सूल, यानी कि वो प्रेशर जो कि फोर्सेस लगा रही हैं फ्लूइड पे ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से पास करके बोमेंस कैप्सूल में जाने के लिए, इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये हमारे पास होता है 60 - 18 + 32 = 10 मिलीमीटर मार्कर। ये हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और ये हमारे पास बोमेन कैप्सूल, वो फोर्सेस जो इसको यहाँ से यहाँ पुश करेंगी और वो नेट प्रेशर, इसको हम कहेंगे फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब इसमें हमारे पास 4 फोर्सेस आती हैं, एक है हमारे पास ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एक है कैपिलरी ऑस्मोटिक कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जिस भी कंपार्टमेंट का होगा ना वो उससे ऑपोजिट साइड पे हमारे पास फोर्स लगाएगा कि लाइक यहाँ बस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ना, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो कि इसको फोर्स कराएगा इनटू द बोमेंस कैप्सूल, और इसका कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर इसको इसी कंपार्टमेंट के अंदर रोकेगा। फिर हमारे पास बोमेंस कैप्सूल के दोनों प्रेशर हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसको हमारे पास दूसरे कंपार्टमेंट में धकेलेगा और जो हमारे पास कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे कंपार्टमेंट में धकेलेगा और हमारे पास जो इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इसको अपोज करेगा, मतलब इस मूवमेंट को अपोज करेगा। फोर्सेस जो फेवर कर रही है फिल्ट्रेशन को वो हमारे पास है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वुमेन्स कैप्सूल का कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारे पास 60 और इसके लिए है हमारे पास 0। फोर्सिंग जो अपोज कर रही है फिल्ट्रेशन को वो हमारे पास वुमेन कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो है 18 और ग्लोमेरुलर कैपिलरी का कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो है 32। कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास प्रोटीन्स के जैसे होते हैं, प्रोटीन्स स्टैंड करती हैं कि वाटर को अपने पास ही रखें, फ्लूइड को ना जाने दें। इसी वजह से हमारे पास जो इधर प्रोटीन्स पड़ी हैं वो इसको अपने पास रखेंगे, तो कोई प्रोटीन्स ही नहीं, तो फिर से तो कोई प्रेशर भी नहीं है। ये हो गया 32, 60 - 18 - 32, इन दोनों को प्लस कर लेंगे या फिर यूं भी हो सकता है 16 × 18 + 32, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 mmHg। इसको हम कहेंगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। मैकेनिज्म क्या है ऑटो रेगुलेशन का, ऑटो रेगुलेशन जो है वो दो तरह से होती है, ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक और अब ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक के अंदर ये क्या है, एक है एफरेंट आर्टिकल का फीडबैक सिस्टम। जब हमारे पास जीएफआर जो है वो डिक्रीज करेगा तो सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो असेंडिंग लिंब ऑफ फ्लू को फैलने में इंक्रीज कर दी जाएगी। इससे क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड जो है वो मैकुला डेंसा, अब ये हमारे पास सारे स्ट्रक्चर्स क्या है, अब हमारे पास यहाँ से अगर जीएफआर कम आ रहा है वुमेन्स कैप्सूल से तो हमारे पास क्या होगा कि असेंडिंग लिंब में ना रीअब्जॉर्प्शन सोडियम और क्लोराइड की हो जाएगी ज्यादा, जिससे हमारे पास मैकुला डेंसा जो कि डिस्टल ट्यूब्यूल के लेट पार्ट के अंदर प्रेजेंट है वहाँ पे जाएगा सोडियम क्लोराइड कम। अब वहाँ पे हमारे पास मैकुला डेंसा के ऊपर प्रेजेंट स्पेशल सेल्स जो कि इसको चेक करते हैं, अगर सोडियम क्लोराइड कम है तो इन्हें पता चल गया कि पीछे जीएफआर जो है वो कम आ रहा है, तो हमारे पास ये एफरेंट आर्ट्रियोल, जो एफरेंट आर्ट्रियोल किडनी की तरफ आ रहा है, ये वाला एफरेंट है और ये वाला एफरेंट। एफरेंट आर्ट्रियोल को ये डायलेट कर देते हैं ताकि ज्यादा फ्लूइड है और ज्यादा फिल्टर हो, ठीक, एक बात होगी। दूसरा फिर ये एफरेंट आर्ट्रियोल के डायलेटर मैकेनिज्म हो गया ना, इससे हमारे पास जीएफआर बढ़ जाएगा। दूसरा एफरेंट आर्ट्रियोल को वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, कैसे, जब हमारे पास जीएफआर कम होगा रीअब्जॉर्प्शन सोडियम और क्लोराइड के असेंडिंग लिंब के अंदर ज्यादा हो जाएगी, मैकुला डेंसा पे सोडियम और क्लोराइड जो है कम होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जेडी सेल्स पड़े हैं, वो जेडी सेल क्या करेंगे, रेनिन रिलीज करेंगे। हमारे पास जो रेनिन है वो हमारे पास एंजियोटेंसिनोजन, वो हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल को करा देगा कंस्ट्रिक्ट। जेडी सेल से हमारे पास रेनिन, वहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, वो एफरेंट आर्ट्रियोल को करा देगा कंस्ट्रिक्ट, जिससे अगर लाइक पाइप का मुंह यहाँ से खुला हुआ है और आगे से तंग हो गया तो हमारे पास प्रेशर बढ़ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा ग्लोमेरुलस का। इस तरह से हमारे पास जो है हम इसको मेंटेन कर लेंगे जीएफआर को। ये हमारे पास वही मैकेनिज्म दिया कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हुआ, जीएफआर कम हुआ, मैकुला डेंसा पे सोडियम क्लोराइड कम गया क्योंकि हमने उसको असेंडिंग लिंब में ज्यादा ब्लॉक करा लिया। मैकुला डेंसा ने हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल को कर दिया डायलेट करा के उसकी रेजिस्टेंस हो गई कम। फिर रेनिन रिलीज हुआ जेडी सेल से, वहां से एंजियोटेंसिन 2 बना और उसने एफरेंट आर्ट्रियोल की रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, जिससे हमारे पास जीएफआर जो है वो बढ़ जाएगा। इसके साथ हमारे पास मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जब हम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो अमीनो एसिड्स हैं वो ज्यादा होते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास अमीनो एसिड की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। हमारे पास जो अमीनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्ब होने हैं। अगर हम अमीनो एसिड डाइट ज्यादा लेंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से हमारे पास अमीनो एसिड की रीअब्जॉर्प्शन होगी, जब वो रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के ऊपर सोडियम क्लोराइड भी, क्योंकि अमीनो एसिड जो है सोडियम के साथ एब्जॉर्ब होते हैं, क्लोराइड जो है वो सोडियम के पीछे खुद ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सोडियम क्लोराइड ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। मैकुला डेंसा के ऊपर सोडियम क्लोराइड हो जाएगा कम, एफरेंट आर्ट्रियोल की रेजिस्टेंस जो है उसको कम कर दिया जाएगा ताकि जीएफआर जो है वो दोबारा बढ़ जाए। इस तरह से हम मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन कराते हैं ब्लड फ्लो फिल्ट्रेशन रेट की। फेमस प्रोटीन इंजेक्शन की वजह से जनरेशन जीएफआर के रेगुलेशन। मायोजेनिक के अंदर क्या होता है कि हमारे पास स्ट्रेच ऑफ वेस्कुलर वॉल जो है वो इंक्रीज करता है, वॉल जो है वो इंक्रीज करता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन मूवमेंट ज्यादा होती है तो हमारे पास कंट्रैक्शन जो है वो प्रिवेंट करती है एक्सटेसिव स्ट्रेच को ऑन द वेसल वॉल। इस तरह से हमारे पास वेसल की हो जाती है रेजिस्टेंस इंक्रीज, कंट्रैक्शन की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो हेल्प होती है एक्सेसिव रीनल ब्लड फ्लो के अंदर। रीनल ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है और जीएफआर जो है वो ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू लियन। अब हमारे पास लियंस 3 तरह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा रही हैं। मेटाबॉलिक एसिड हाइड्रोजन आयन जो ज्यादा हो रहे हैं और पीएच जो है वो कम हो रही है। इसके अंदर एक लियन है जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर आ रही है। एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर जब लियन आएगी तो वहां से हमारे पास हमने देखा कि प्रोड्यूस होना है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है हमने उसका फंक्शन पढ़ा पीछे कि वो हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, पोटेशियम की एक्सक्रीशन कराता है और हाइड्रोजन आयन की भी एक्सक्रीशन कराता है। जब हमारे पास एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन कम होगी तो बॉडी के अंदर ज्यादा होंगे, यानी कि पीएच हो जाएगी कम। इसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एक हो गया एड्रीनल कॉर्टेक्स की लियन, दूसरा हमारे पास आ जाएगा लियन इन द जीआईटी। जीआईटी के अंदर लियन की वजह से हमारे पास कैसे होगी, क्या कह सकते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें हमारे पास डायरिया की कंडीशन में जो इंटेस्टाइन है वहाँ से बाइकार्बोनेट आयन जो हैं HCO3 नेगेटिव जो कि हमारे पास अल्कलिनिटी को मेंटेन कर रहे हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो हो जाएगी फेल, जिससे बाइकार्बोनेट हो जाएंगे कम। तो इससे बॉडी के अदर आयन जो हैं लाइक हाइड्रोजन आयन वगैरह वो ज्यादा हो जाएंगे तो एसिडोसिस हो जाएगी, वो भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके बाद हमारे पास है रीनल ट्यूब्यूल्स के लिए। रीनल ट्यूब्यूल्स के लिए की अगर हम बात करें तो रीनल ट्यूब्यूल्स ने हमारे पास क्या करना है कि हाइड्रोजन को स्क्रीट करना है और बाइकार्बोनेट को प्रिजर्व करना है। अब हमारे पास इसका ऑपोजिट अगर चलना शुरू हो जाए, रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वो फेल टू सेव, वो बाइकार्बोनेट सेव ना करें
तो हमारे पास एक कंडीशन होती है जो कि फैंटनी सिंड्रोम से रिलेटेड होती है और इसमें हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स वाला हो गया, जीआईटी वाला हो गया और हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल वाला हो गया। इसके बाद हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अब यूरिन की हमने कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, मतलब डाइल्यूट से उसको कंसंट्रेटेड करने के लिए दो हमारे पास मैकेनिज्म है। एक हमने हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करनी है मेडुला के अंदर जहाँ पे यूरिन फॉर्म हो रहा है, लूप ऑफ हेनले वगैरह पड़ी हुई है, और मेंटेनेंस हमने करनी है, पहले क्रिएट करनी है हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और फिर उसको मेंटेन करना है और उस हाइपर ऑस्मोलैरिटी को मजीद इनहांस करना है। कैसे क्रिएट हमने कैसे करना है कि हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने सोडियम और क्लोराइड की करानी है इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्रॉम द थिक पोर्शन ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमने हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करानी है, थिक पोर्शन के अंदर से सोडियम क्लोराइड को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कराना है इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इससे हमारे पास हाइपर ऑस्मोलैरिटी बनेगी। इंटरस्टिशियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम क्लोराइड की जब होगी, और एक तो असेंडिंग लिम्ब से, दूसरा हमने करानी है फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, और एडीएच की प्रेजेंस में वाटर जो है उसको भी रिएब्सॉर्ब कराएंगे फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। फिर हमारे पास जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके डिस्टल पोर्शन के अंदर यूरिया कंसंट्रेटेड हो जाएगा, तो यूरिया की जो है वो डिफ्यूजन हो जाएगी फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। अब ये क्या है सरासी, ये हमारे पास है किडनी का कॉर्टेक्स जिसके अंदर ऊपर वाले सारे सेक्शन पड़े हैं, वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले जो है ये हमारे पास मेडुला के अंदर पड़ी हुई है। मेडुला के अंदर हमने इंटरस्टिशियम का बनाना है, उसको हाइपर ऑस्मोलर करना है। हमने असेंडिंग लिम्ब से सोडियम क्लोराइड को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना है, दूसरा हमने उसके कलेक्टिंग डक्ट से सोडियम क्लोराइड को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना है, और इस तरह जब हम सोडियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब करेंगे तो वाटर भी रिएब्सॉर्ब होगा। वाटर रिएब्सॉर्ब होगा तो यूरिया जो है यहाँ पे हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होने वो होगा कंसंट्रेटेड। जब NaCl और वाटर रिएब्सॉर्ब होंगे तो यूरिया कंसंट्रेटेड हो जाएगा। यूरिया जब कंसंट्रेटेड होगा तो यूरिया खुद ही डिफ्यूज आउट करेगा। इस तरह से हमारे पास जो है हाइपर ऑस्मोलैरिटी होगी इन द मेडुला ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी। इसको मेंटेन हमने कैसे करना है, मेडुलरी ब्लड फ्लो जो होता है वो हमारे पास बहुत स्लगिश होता है, वहां से सॉल्यूट का रिमूवल जो है वो बहुत कम होता है बाय द ब्लड। वाज़ारेक्टा जो है वो हमारे पास काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म के तौर पे एक्ट करेगा, और हमारे पास वहां पे जो फ्लूइड है उसके सॉल्ट्स के दरमियान में वाज़ारेक्टा से होगा एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म ऑफ वाज़ारेक्टा जो है वो मेंटेन कराता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम की हाइपर ऑस्मोलैरिटी को। ये है हमारे पास इंटरस्टिशियम और ये हमारे पास रेड कलर की वाज़ारेक्टा। अब वाज़ारेक्टा के अंदर हमारे पास ब्लड फ्लो डिसेंडिंग लिम्ब में है, डिसेंडिंग साइड पे, ठीक है, और असेंडिंग लिम्ब में है, असेंडिंग साइड पे। और जो इसका हमारे पास जब ये हमारे पास फ्लो करता है फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब, ये सॉल्यूट्स ले लेता है, और फिर जब ये हमारे पास मूव करता है फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब तो ये वापस से सॉल्यूट्स को ऐड कराता है इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ताकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम की हमारे पास जो कंसंट्रेशन है हाइपर ऑस्मोलैरिटी वो मेंटेन रहे। इसको हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म इन द वाज़ारेक्टा। और उसके बाद हमने क्या कराना है, मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलैरिटी को एनहांस कराना है। वो कैसे कराना है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी है वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर से जो है वो लूप ऑफ हेनले के अंदर इंक्रीज होगी। ये काउंटर करंट एक्सचेंज था, काउंटर करंट मल्टीप्लायर से एनहांसमेंट होगी हमारे पास मेडुलरी हाइपर ऑस्मोलैरिटी, और सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द थिक असेंडिंग लिम्ब डिफ्यूज करेगा इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, और मेडुलरी इंटरस्टिशियम से सोडियम और क्लोराइड है वो वापस से थिन लिम्ब ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और थिन लिम्ब ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो वाज़ारेक्टा थे वो उसको कैरी करेंगे टिप ऑफ पेपिला। फिर हमारे पास क्या होगा कि सोडियम और क्लोराइड फ्रॉम द टिप ऑफ द लूप ऑफ हेनले एंड वाज़ारेक्टा जो है वो दोबारा से पेपिलरी इंटरस्टिशियम के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे और उसकी ऑस्मोलैरिटी को एनहांस करेंगे। रिमेनिंग NaCl जो है वो दोबारा से असेंडिंग लिम्ब जो है वो कैरी कर लेगा और फिर से वो डिफ्यूज आउट करके इस तरह से मल्टीप्लाई होते जाएंगे मल्टीप्लाइंग कंसंट्रेशन से। इस तरह से हमारे पास होगी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और एडीएच की प्रेजेंस के अंदर हमारे पास लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर वाटर की परमिएबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। वाटर रिएब्सॉर्ब होगा तो कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो मजीद कंसंट्रेटेड हो जाएगा जिसके अंदर लेस वाटर होगा और मोर सॉल्ट्स होंगे। ये हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लाई। पहले हमारे पास मेडुलरी इंटरस्टिशियम की जो है वैल्यू वो हमारे पास 300 है जो कि हमारे पास लूप ऑफ हेनले के बराबर है। अब इसमें हमने क्या किया कि थिक असेंडिंग पार्ट से हमने सॉल्ट को NaCl को रिएब्सॉर्ब करवाया, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ गई मेडुलरी इंटरस्टिशियम की। अब इसको इक्विलिब्रेट करने के लिए हमारे पास थिन जो डिसेंडिंग लिम्ब थी वहां से सॉल्यूट वगैरह ने इसको इक्विलिब्रेट किया। इसको जब इक्विलिब्रेट किया, जब ये वापस से ऊपर थिन असेंडिंग लिम्ब में है तो मजीद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करा दी, मजीद एब्जॉर्प्शन कराई तो मजीद हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। इसी तरह से हमारे पास ये साइकिल चलता रहा और मेडुलरी इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन हमने 1200 तक करा दी। तब तक हमारे पास जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डबल ट्रिपल होती जाएगी। इसको हम कहेंगे काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लाई, जिसके अंदर हम NaCl को एब्जॉर्ब करा रहे हैं फ्रॉम द थिक असेंडिंग लिम्ब, और फिर वो हमारे पास थिन असेंडिंग लिम्ब जो है उसको इक्विलिब्रेट करती है। फिर जब दोबारा जो है वो GFR जो है वो पास करता है फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब, वहां से फिर से लॉस हो जाते हैं, NaCl को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जिससे हमारे पास मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करी जा रही है। इसको हम कह रहे हैं काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम इन लूप ऑफ हेनले। तो इन तीन प्रोसेस के जरिए हमारे पास यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड बन रहा है, साथ में एडीएच के एक्शन के जरिए क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमने हाइपर ऑस्मोलैरिटी बनाई बाय NaCl की एब्जॉर्प्शन। NaCl के एक्टिव एब्जॉर्प्शन से हमने मेडुलरी इंटरस्टिशियम को किया हाइपर ऑस्मोलर, और कलेक्टिंग डक्ट से भी NaCl को रिएब्सॉर्ब कराया, और एडीएच की प्रेजेंस से हमने वाटर को रिएब्सॉर्ब करा के यूरिया की एब्जॉर्प्शन, यूरिया की डिफ्यूजन कराई। यूरिया की डिफ्यूजन से मेडुलरी इंटरस्टिशियम मजीद हाइपर ऑस्मोलर हो गया। इसकी मेंटेनेंस हमने कैसे कराई, बाय काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म, और इसकी एनहांसमेंट कैसे कराई, बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है रीनल क्लियरेंस। रीनल क्लियरेंस क्या होती है इसको डिफाइन करना है, और हाउ इट इज यूज्ड टू मेजर GFR रेट एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल क्लियरेंस क्या है कि वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम व्हिच अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द किडनी इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज रीनल क्लियरेंस। यानी कि एक सब्सटेंस हमने देना है और उसका कंप्लीट जब वो प्लाज्मा से खत्म हो जाएगा एक गिवन टाइम के अंदर, उसको हम कहेंगे रीनल क्लियरेंस रेट। यूरिया के लिए हमारे पास 65 ml per minute रीनल क्लियरेंस रेट है। द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम व्हिच अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द किडनी इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, यूजुअली अ मिनट। फॉर एग्जांपल क्लियरेंस ऑफ यूरिया इज 6.5। अब इससे हम GFR कैसे मेजर कर सकते हैं, हम देंगे कांस्टेंट सप्लाई इनुलिन की।
इनोलिन वो सब्सटेंस है जो कि ना तो रीअब्सॉर्ब हो रहा है और ना ही इसे किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं वो सीक्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जब जीएफआर बनता है तो कुछ सब्सटेंसेस किडनी जो है वो जीएफआर जब आता है उसमें से कुछ सब्सटेंसेस कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, कुछ सब्सटेंसेस जो है वो पार्शली रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं, कुछ सब्सटेंसेस उसके अंदर मजीद ऐड किए जाते हैं। इस तरह से हमारे पास जीएफआर बनता है। अब इनोलिन जो है वो ना तो रीअब्सॉर्ब करता है किडनी और ना ही सीक्रेट करते हैं ट्यूब्यूल्स, तो इस तरह हमारे पास इनोलिन हम यूज करेंगे। कांस्टेंट सप्लाई देंगे पेशेंट को इनोलिन की। यूरिन जो है वो हमारे पास मेजर टाइम के अंदर अगर उसको कैलकुलेट करेंगे यूनिफॉर्म को, उसकी कंसंट्रेशन ऑफ इनोलिन जो है उसको हम मेजर कर लेंगे। इससे हम मेजरमेंट करेंगे जीएफआर की। जीएफआर इक्वल्स टू यूएस मल्टीप्लाई द वॉल्यूम ओवर पीएस। अब ये यूएस और पीएस क्या है? क्रेटिनिन क्लियरेंस इज मेजर्ड यूएस इनटू, ये उस सब्सटेंस का एक्सक्रीटरी रेट है और हमारे पास पीएस है उस सब्सटेंस की प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया जीएफआर की कैलकुलेशन का। जीएफआर इक्वल्स टू यूएस इनटू वी डिवाइडेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्रेटिनिन होगा तो क्रेटिनिन यूसीआर और पीसीआर, ठीक है। क्रेटिनिन क्लियरेंस यूज करते हैं। क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है जीएफआर को एक्यूरेटली मेजर करके दे सकती है और ये इनोलिन क्लियरेंस से ज्यादा आसान है क्योंकि क्रेटिनिन जो है वो बॉडी के अंदर पहले से ही मौजूद होती है। इनोलिन हमने बाई से देनी है, क्रेटिनिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर वैसे ही प्रोड्यूस होती है। कंसंट्रेशन ऑफ सीसीआर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ क्रेटिनिन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्रेटिनिन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ क्रेटिनिन, और इस तरह से हम जीएफआर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन का पार्ट था कि हमने रीनल प्लाज्मा फ्लो को कैसे कैलकुलेट करना है, यानी कि किडनी की तरफ कितना ब्लड आ रहा है इसको कैसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमारे पास एक सब्सटेंस होता है जो कि फिल्टर और स्क्रीट करती है किडनी, लेकिन रीअब्सॉर्ब, इसके लिए हमें ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो कि हमारे पास जीएफआर के अंदर फिल्टर भी हो और किडनी स्क्रीट भी करे लेकिन रीअब्सॉर्ब ना करे। इसके लिए हमारे पास ऐसा सब्सटेंस कौन सा है? पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड, पीएच। पीएच क्लियरेंस से हम चेक करते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। पीएच क्लियरेंस के अंदर हम प्लाज्मा की वो अमाउंट लेते हैं, अमाउंट ऑफ प्लाज्मा पास थ्रू द किडनी and a known amount of pH is injected into the body. After some time the concentration of pH in the plasma and urine and the volume of urine are examined. और ये कैसे कैलकुलेट होगा? pH क्लियरेंस, कितनी क्लियरेंस हुई है उस सब्सटेंस की डिवाइडेड pH, डिफाइन फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट एंड फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन और इनमेरेट करना है फैक्टर जो कि जीएफआर के रेट को अफेक्ट करे। फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट क्या है? जीएफआर इन बोथ किडनी पर मिलीमीटर मर्करी और फिल्ट्रेशन प्रेशर इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट हमारे पास एएफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसे। जीएफआर इन बोथ किडनी पर मिलीमीटर मर्करी और फिल्ट्रेशन प्रेशर, जितना हमारे पास फिल्ट्रेशन प्रेशर बन रहा है उसका पर एमएम मर्करी जो है जितना जीएफआर किडनी से स्क्रीट हो रहा है उसको हम कहेंगे फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 12.5 ml, यानी कि इतना हमारे पास जीएफआर स्क्रीट हो रहा है पर मिनट पर मिलीमीटर मर्करी प्रेशर पे। और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ जीएफआर टू रीनल प्लाज्मा फ्लो, यानी कि जितना जीएफआर है वो उसकी रेशियो हमने लेनी है रीनल प्लाज्मा फ्लो से, तो इसको कहेंगे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। वो फैक्टर जो हमारे पास जीएफआर को इफेक्ट कर रहे हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ जीएफआर हैं। फैक्टर अफेक्टिंग जीएफआर के अंदर हमारे पास आते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ जीएफआर। इंक्रीजिंग फैक्टर हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास रीनल ब्लड फ्लो बढ़ा देंगे तो जीएफआर बढ़ जाएगा। अगर हम ग्लोमेरुलर प्रेशर को बढ़ा देंगे तब भी हमारे पास जीएफआर बढ़ जाएगा। अगर बीपी बढ़ जाएगा तब भी जीएफआर बढ़ जाएगा। अगर हमारे पास इफरेंट आर्टरियोल को कंस्ट्रिक्ट करेंगे मतलब जाने वाला रास्ता बंद कर देंगे तब भी हमारे पास जीएफआर बढ़ जाएगा। डिक्रीजिंग फैक्टर हमारे पास क्या है? प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाए, वुमेन्स कैप्सूल का प्रेशर बढ़ जाए और एफरेंट आर्टरियोल की कंस्ट्रिक्शन हो जाए और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो एफरेंट आर्टरियोल की कंस्ट्रिक्शन